नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जारी कोशिशों की एक कड़ी के तहत जम्मू में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक कर स्टार्टअप नीति की समीक्षा की और बैठक में डिप्टी सीएम को अधिकारियों ने बताया कि अब तक प्रदेश में कितने स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, आने वाले समय में कितने स्टार्टअप शुरू होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने स्टार्टअप नीति को जमीनी सतह पर लागू करने की जरूरत पर बल दिया ताकि जम्मू कश्मीर से सिलसिलेवार ढंग से बेरोजगारी को मिटाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने डिप्टी सीएम को अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए ताकि इस नीति को लागू करने में आड़े आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पुंछ दौरे को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने यहां पुंछ में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को एक हादसा बताया, जिससे ये साबित हो गया कि उनके बयानों से हमेशा पाकिस्तान को ही ताकत पहुंचती है। इस पूरे मामले पर राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने भाजपा के प्रदेश महासचिव विनोद गुप्ता से खास बातचीत की है। देखिए। मेन अपोजिशन तो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं और वो हमेशा वो बात बोलते हैं जिससे पाकिस्तान को ताकत मिले। उनका हमेशा हमने ये देखा है कि कभी भी उन्होंने भारतीय सेनाओं को ताकत मिले, भारतीय सेनाओं के सम्मान में वो कुछ बोले, उससे उनको शायद डर लगता है। अभी हाल ही में पुंछ के दौरे में थे, पुंछ में उन्होंने दौरा किया, कांग्रेस ने उसको बड़ा पॉलिटिकली बनाने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुंछ के दौरे के अंदर जब वो गए तो उन्होंने कहा ये एक ट्रेजेडी थी, ये एक हादसा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ये नहीं लगा कि पाकिस्तान की सेनाओं ने राजौरी पुंछ के सिविलियंस के ऊपर हमला किया? हमारे दो ट्विन नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, बहन और भाई जो है 13 साल के, उनके ऊपर भी गोला मारा। मदरसा, मस्जिद, मंदिर, गीता भवन, गुरुद्वारा साहिब, कुछ नहीं बख्शा। राजौरी के अंदर आप देखिए तो किस ढंग की शेलिंग जो है पाकिस्तान ने सिविलियन के ऊपर की, और पाकिस्तान की आर्मी की इस कायराना हरकत के ऊपर राहुल गांधी जी कहते हैं ट्रेजेडी थी। एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ राजौरी पुंछ में आकर, राजौरी पुंछ और खासकर पुंछ का उन्होंने दौरा किया और राजौरी आने से कतरा गए, और पुंछ में बैठकर वो इस पाकिस्तान के इस मतलब कायराना हरकत को, जो सिविलियंस के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसको वो कहते हैं कि ये ट्रेजेडी थी। केंद्र द्वारा, एमएचए द्वारा एक टीम बनाई गई कि वो सुनील शर्मा जी जो एलओपी हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस के ऊपर एमएलएज की एक टीम जो है यहाँ पर आई और उन्होंने जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन पैकेज मिलना चाहिए उसकी रिकमेंडेशन एमएचए में कर दी है। उसके बाद माननीय अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर आए, नौकरियों के लिए वो बोलकर यहाँ पर चले गए। ये ठीक है कि पॉलिटिकली कुछ लोग इसका एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ राजनीति करने का समय नहीं है हमारे पास। हमें लोगों के बीच में जाना है, लोगों की तकलीफों को लेकर बात करनी है। यहाँ पर एमएचए के कहने के बाद यहाँ पर दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी दोनों वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है, उनकी हिदायत के ऊपर बंकर्स के जो है, उसमें चाहे इंडिविजुअल बंकर की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी बंकर की बात करें, निचले सतह पर जो है उसकी जो है इस समय लिस्टें बन रही हैं, उनको किया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। तो जम्मू पुंछ हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में सेना के जवान सहित 4 लोगों की यहां घायल होने की खबर आई। यह हादसा कलाई पुल के पास तब पेश आया जब सेना के काफिले के एक वाहन की विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में सैन्य वाहन का चालक और दूसरी गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। किसको
अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में जुलाई माह से 100 अतिरिक्त यहां ई बसें चलने लगेंगी। और बताते चलें कि लगातार जिस तरह से ई बसेस की ये मांग रखी गई थी, इसमें अब ये बसें शुरू होने से जहां इन दोनों शहरों में लोगों को आवाजाही में लाभ मिलेगा, वहीं अमरनाथ श्रद्धालुओं को भी इसकी सुविधा मिल पाएगी। केंद्र सरकार को इनकी वापसी के लिए भी आप देखिए किस तरह से कहा गया था, लेकिन फिलहाल बताते चलें कि लगातार इन बसों के भेजे जाने के बाद आगे का जो लाभ वाली जो प्रक्रिया है वो भी पूरी होगी, क्योंकि एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि आम जनता को लाभ दिया जाएगा। तो इन बसों के लिए भेजे गए प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद इन बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जून महीने के अंत तक ये बसें जम्मू और श्रीनगर शहरों में पहुंच जाएंगी और जुलाई माह से ये बसें सड़कों पर दौड़ने लगेगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और अमरनाथ यात्रियों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जम्मू में नई ई बसें जो है वो जुलाई माह से चलेंगी। 100 ई बसें जो है वो जम्मू लाई जाएंगी और नई ई बसें जो कि 100 के करीब श्रीनगर भी लाई जाएंगी। जून के माह में यानी कि लास्ट सप्ताह ये ई बसें जो है वो जम्मू में पहुंचेगी और जुलाई माह में ये चलना शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव पर जो है वो हरी झंडी मिल गई है और इस समय गाड़ियों को यानी कि ई बसेस को खरीदा जा रहा है। इनके रूट की अगर मैं बात करूं तो इनका रूट जो है वो यानी कि बाहरी और साथ ही साथ शहर के इलाके जो है वो रहने वाले हैं, वो रूट रहेंगे जहां पर ई बसेस अभी तक जो है वो नहीं चली है। और अमरनाथ यात्री को भी बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ जम्मू शहर के 12 लाख जो लोग हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्हें जो है वो उनका सफर जो है वो आसान होगा और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो जो श्रद्धालु जम्मू पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु श्रीनगर पहुंचेंगे, वो भी ई बसेस का जो है वो फायदा उठा पाएंगे, बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे और इस सुविधा का जो है वो उठा सकेंगे। इन ई बसेस की बात करें तो 6 मीटर से 9 मीटर ये लंबी ई बसेस जो है वो रहने वाली है और इनका रूट जो है यानी कि जब ई बसेस लाई जाएंगी तब इनका जो रूट है वो तय किया जाएगा। लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि वो रूट रहेंगे जहां पर अभी तक ई बसेस जो है वो नहीं चली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से हरी झंडी मिल चुकी है और अब जुलाई के माह में ई बसेस यहाँ पर पहुंचेंगी, 100 नई ई बसेस यहाँ पर पहुंचेंगी और जुलाई माह से जो है वो नई ई बसेस जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ इस समय की बात करें तो अलग अलग रूट पर जो है वो ई बसेस चल रही है और लोग काफी ज्यादा इसका बेनिफिट भी उठाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जम्मू शहर की आम जनता, तमाम आम जनता इसके जो है वो बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रही है। और नई ई बसेस आने से यानी कि 100 के करीब जो नई ई बसेस आ रही है उनसे भी जम्मू शहर के करीबन 12 लाख लोगों को जो है वो बेहतर सुविधा मिलेगी और अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि एक एसी के माफ कीजिएगा ई बसेस की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है वो एसी है, गर्मियों के लिए एसी यहाँ पर जो है वो उपलब्ध है और साथ ही साथ हर एक जो फैसिलिटी है वो ई बसेस में जो है वो उपलब्ध है। और बेहद ही ये ई बसेस की अगर सुविधा की बात करें तो जिस प्रकार से आम जनता इसका बेनिफिट उठाते हुए जो है वो नजर आ रही है। और नई जो 100 ई बसेस जम्मू में पहुंचेंगी उसका भी अलग अलग रूट जो है वो तय किया जाएगा और उसके बाद उन रूटों में जहां जो सोर्सेस बता रही है कि उन रूटों पर ई बसें चलेगी जहां पर अभी तक जो है वो ई बसेस नहीं पहुंची है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। बिहार में इस साल अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों की चर्चा जम्मू कश्मीर में भी होने लगी है। जम्मू कश्मीर में यहां बसे हुए बिहार के प्रवासियों की विधानसभा चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा इन दिनों जम्मू प्रवास पर हैं, जिन्होंने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर बाहरी लोग जो बिहारी यहां पर रह रहे हैं उन लोगों को चुनावों में उनकी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक पहुंचाने के तौर तरीके पर मंथन किया। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बसे हुए बिहार के प्रवासी अपनी कर्मभूमि में एनडीए की अगुवाई वाली सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। विश्व भर में हमारे लोग जो हैं हम लोगों का प्रयास है कि जिस जिस जिला में हमारे जितने भी लोग हैं
उनको किस तरह से यहाँ से बिहार ले जाया जाए, और बिहार और जम्मू का जो संबंध है, पुराना संबंध है, इसको साथ में रखते हुए और किस तरह से कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर चलना है, थ्रू आउट है। एक ही मिशन है कि हम लोगों के अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने वाला है। मेरा प्रयास रहेगा कि बिहार के जितने भी लोग हैं, हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव में सम्मिलित हों, और उसी पर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी बिहार के लोग हैं उनसे मिलकर जुल करके, और सीधा संवाद एक ही संवाद है कि अपना एक एक मत, जिनका भी वहां वोटर आई कार्ड में नाम है, मतदान के करें, और वहां एनडीए की सरकार बनाने के लिए एनडीए को मजबूत करें। इसी दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, और हर एक जिला में जितने भी हमारे कन्वेनर हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ, और आगे भी हम लोग 2-3 दिन लगातार जम्मू में रह करके अपने प्रवासियों को ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। पार्टी के हमारे बिहार के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा जी हमारे मध्य में थे। आज सभी जो बिहार से संबंधित कार्यकर्ता है उनके साथ मिलना हुआ, और वो हमारी टीम जो हर जिला में, हर मंडल में सभी देश भर से आए हुए और सेटल हुए जम्मू कश्मीर में जितने भी नागरिक हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करती है, उनके साथ इनका बैठना हुआ है। कुछ चुनावों को लेकर भी विषय हम सबके सामने आया है। चुनाव हम सबके सामने अक्टूबर के लगभग जो हैं वो बिहार में होने वाले हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। देश भर में सभी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए नागरिकों के साथ बैठना, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति के साथ साझा हो। हम सब जानते हैं कि जब से बिहार के लोग, यूपी के लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, छठ पूजा हम सबके मध्य में एक वैसी ही पूजा की तरह की जाती है जिस तरीके से हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं या बाकी त्योहार मनाते हैं। मेरा मानना है कि इनके आगमन से एक जो हमारे बिहार के लोग हैं यहाँ पर और भी मजबूत होंगे। अपनी मातृभूमि में, कर्म भूमि के लिए तो वो यहाँ पर आए हैं, कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, अपना जीवन पालने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब मातृभूमि को भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये लोग वहां पर जाएं। इसी विषय को लेकर राजेंद्र जी हमारे साथ आए थे। मैं राजेंद्र जी का भी और बलदेव लोरिया जी, उनकी टीम का साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला है, और जितने भी बिहार से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे भी रूबरू होने का। पुंछ हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने आज म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों के साथ बैठक कर कस्बे में नई सोलर लाइटें स्थापित करने सहित अन्य विकास कार्यों को शुरू करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया। विधायक ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं की यहां टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिन्हें अब जल्द शुरू किया जा रहा है। विधायक ने यह भी बताया कि पुंछ की धार्मिक स्थलों के अलावा स्कूलों में भी कम्युनिटी बंकरों का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि आपात हालात में यहां लोग इन बंकरों में शरण ले सके। एजाज जान ने ये कह दिया है कि पुंछ राजौरी के लोग पाकिस्तान की बमों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन गोलाबारी की सूरत में बच्चों को बचाना हर किसी की प्राथमिकता है। लिहाजा कम्युनिटी बंकरों का निर्माण जल्द शुरू किया जाना जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख की सर इसमें लाइटिंग रखी हुई है सर, जो सोलर स्ट्रीट लाइट सर, ये R&D का जो टेक्निक है सर वो कर। आज हमने पुंछ के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का जो हमारा पहला छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, उसमें 280 के करीब हम जो है वो नई इंस्टॉलेशन वो करने जा रहे हैं। लगभग 80 लाख रुपीस के 3 जो बड़े प्रोजेक्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। उनकी टेंडरिंग जो है वो हो चुकी है, फाइनल पे अलॉटमेंट 2-4 दिनों में हो जाएगी, जिसमें हम पुंछ शहर के अंदर 68 जो काम है नए वो टेकअप करने जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट लोकेशंस में सारी वार्ड्स को जो है वो प्रायोरिटी पे दिया जाए। लेकिन यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी हमने करीब काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया है, और मुझे उम्मीद है उसकी भी सैंक्शन जल्दी मिल जाएगी। और पुंछ के अंदर सोलर लाइट्स के लिए जो हमारा है 1 करोड़ 10 लाख की जो पहली सोलर लाइट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टॉल होगी। बंकर्स के लिए
क्योंकि पुंछ में जगह नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने यही उन्होंने तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्क के दरमियान इक़्तिसादी ताउन ख़ासतौर पर मुश्तरका मनसूबों और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं सरमायाकारी के हवाले से उस पर बातचीत हुई है और मुलाकात के दरमियान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू का जामिया जायज़ा लिया और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के हवाले से उन्होंने बातचीत की। तुर्क सदर के एक्स अकाउंट में भी इस हवाले से कहा गया कि तुर्की और पाकिस्तान ने हर शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए इरादा किया था और मज़ीद उनका कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारे को दायमी बनाया जाएगा। इस हवाले से भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत की थी और उस पर फिर भारत में जो तुर्की बाइकाट के हवाले से जो मुहिम चली उसने ज़ोर पकड़ा, अगरचे सरकार की तरफ से उस हवाले से कोई इकदाम या कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आम लोगों ने अपने तौर पर तुर्की का बाइकाट किया, तुर्की की मसनूआत का बाइकाट किया। लेकिन इस दरमियान ये अहम पेशरफ्त हुई है जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो इस्तांबुल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान से मुलाकात की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इस मुलाकात की अहम बात ये थी कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है वो भी शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। आगे बढ़ते बात पाकिस्तान तुर्की के हवाले से हो रही है तो बात बांग्लादेश की भी आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में बहरानी दौर का सिलसिला जारी है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे एक बार फिर से तेज़ हो गए हैं। जो अबूरी सरबरा बांग्लादेश के यूनुस, उन्होंने कहा कि जंग जैसे हालात इस वक्त हो चुके हैं और कहत जैसे हालात भी इस वक्त बांग्लादेश पर मंडला रहे हैं। लगातार जो लोगों में नाराज़गी जो थी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसमें शिद्दत पाई जा रही है और बांग्लादेश में हालात कशीदा बने हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि अबूरी सरबरा वहाँ के हैं, उनकी क़यादत वाली अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ इंतज़ामी और तजारती शोबों में मुजाहरे हो रहे हैं। ढाका शहर में बेचैनी की हालत है और लोगों को किसी अनहोनी का अंदेशा है। तजारती तबका भी परेशान है और उनके मुताबिक ताजरों को इसी तरह मारा जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है जैसे कि 1971 के मक्ती संग्राम में दानश्वरों को मारा गया था। साथ ही साथ कहत जैसे हालात के लिए उसकी भी वार्निंग दी गई है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बेरोज़गार हो रहे हैं और इस हवाले से अब हालात मज़ीद कशीद होते जा रहे हैं। ख़बरों के मुताबिक चीफ़ एडवाइज़र बांग्लादेश की चीफ़ एडवाइज़र उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सब कुछ तबाह हो गया है, फिर से गुलामी की तरफ धकेल दिए गए हैं। हालात के पेश नज़र प्रोफेसर यूनुस ने स्टेट गेस्ट हाउस में 2 अलग अलग सेशन में मुख्तलिफ सियासी पार्टी और तंजीमों के 20 रहनुमाओं से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया है। इस दरमियान सरकारी मुलाजमीन ने मुसलसल दूसरे दिन बांग्लादेश सेक्रेटरीट के खिलाफ मुजाहरा किया जो इंतज़ामिया का मरकज़ है। ये एहतजाजी मुजाहरे मुजवज़ा सरकारी खिदमात तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन इसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इसे सियाह कानून करार दिया है जिससे अफसरों के लिए ताज़ीरी कार्रवाई करना और सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करना आसान हो गया है। मोहम्मद यूनुस हुकूमत की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि महसूलात मुलाजमीन 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। NBR के अफसर भी एक अलग नए ऑर्डिनेंस को मनसूख करने की मांग को लेकर दूसरे दिन मुसलसल वो हड़ताल पर है और इस हवाले से उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है और हालात अब बांग्लादेश में फिर से कशीद हो रहे हैं। शेख हसीना जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश की, उसके दौर में भी यही हुआ था, लेकिन तब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद शेख हसीना के बाद हालात ठीक होंगे, लेकिन अब हालात उससे भी ख़राब हो चुके हैं। और जो अबूरी सरबरा वहाँ के हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये साफ किया है कि अगर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है अगर वो हुकूमत का साथ नहीं देंगी तो
वो शायद हुकूमत छोड़ सकते हैं, अपने ओहदे से वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो लगातार मीटिंग कर रही हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आइंदा दिनों में इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है। चले आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात कोरोना वायरस के हवाले से करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से मुल्क में तेज़ रफ्तार पकड़ी है। तेज़ी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की तादाद अब 1000 से तजावुज़ कर गई है। जो नया वेरिएंट है उसके 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली में 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, हर जगह जो है केसेस सामने आ रहे हैं। और फिलहाल लोगों से कहा गया है कि इस हवाले से घबराने की नहीं, अलबत्ता एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दी है। सिंगापुर, हांगकांग और चीन के बाद अब भारत में भी तेज़ी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 104 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 100 के करीब नए मामले सामने आने से सेहत इंतजामिया और शहरियों में फिक्रमंदी बढ़ गई है। वहीं अब पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत और महकमा सेहत ने निगरानी और जांच को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले केरला में 430, इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर जहां 209, दिल्ली तीसरे नंबर पर 104 केस के साथ, कर्नाटक 34 नए मामलों के साथ चौथे नंबर पर है और इसी तरह फाल मामलों की तादाद उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात में 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं और फाल मामलों की तादाद 83 हो गई है। हरियाणा में 8 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ मामलों की तादाद 9 हो गई है। राजस्थान में 11 नए मामले आए हैं, पॉजिटिव केस की तादाद 13 हो गई। वेस्ट बंगाल में 11 और यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 12 तक पहुँच गए हैं। यूपी में 15 नए केस दर्ज हुए हैं। पौंडीचेरी में भी एक मरीज़ सेहतयाब होकर घर चला गया है और 9 केसेस अभी भी एक्टिव है पौंडीचेरी में। साथ ही सिक्किम में भी एक मरीज़ की सेहतयाबी हुई है, जिसके बाद यहाँ पर कोरोना के जो केस है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा कई रियासत और मरकज़ी निज़ाम इलाकों जैसे अंडमान निकोबार, आसाम, बिहार, यहाँ पर भी अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। दिल्ली के महकमे सेहत ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लोगों को कहा गया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने की उन्हें सलाह दी गई थी कि वो फ़िलहाल एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ जगहों से परहेज़ करें, वहाँ पर न जाए और लोगों से फ़िलहाल एहतियात बरतने की अपील की गई है। चलिए आलमी खबरनामे में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुखरुल को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।